कल्पनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री। लाश कहाँ गई, भाग 11। उसने रिवॉल्वर की नाल दरवाजे की ओर उठा दी और प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भारी कदमों की आवाज़ें सदर दरवाजे की ओर आने की बजाय कोठी के भीतरी भाग में कहीं पहुंचकर गुम हो गई। साया झपट कर सदर दरवाजे के सामने आ गया। उसने रिवॉल्वर की नाल के सिरे से ढलकर दरवाजे के दोनों पट खोल दिए। दरवाजे के पीछे गलियारी में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसके दोनों ओर बड़े कमरों की दीवारों पर बहुत ही मध्यम सी दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से जेब में से पेंसिल टॉर्च निकाली। पेंसिल टॉर्च की रोशनी की एक पतली सी लकीर गलियारे के अंधेरे में भरे फर्श पर रेंगती हुई दूर तक चली गई। गलियारी दूर तक सूनी पड़ी थी। साया तेज़ी से गलियारी में पहुंच गया और गलियारी के दोनों ओर बने कमरों के दरवाज़ों पर पेंसिल टॉर्च की रोशनी डालते हुए तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। गलियारे के आगे चलकर बाईं ओर मुड़ गया। उसके दाईं ओर काफ़ी लंबा चौड़ा आंगन था, जिसके बीचों बीच गहरे सुर्ख फूलों से लदा गुलमोहर का एक पेड़ खड़ा था। आंगन का फर्श सुर्ख और सफ़ेद टाइलों के टुकड़ों को बहुत ही कलात्मक ढंग से जोड़कर बनाया गया था। साया मोड़ पर पहुंचकर आहट सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरी कोठी गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। उसने पेंसिल टॉर्च की रोशनी बाईं ओर जाने वाली गलियारे पर डाली तो उसे एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। वो दबे पांव लेकिन बड़ी तेज़ी से उस खुले हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर डाली। ये कमरा बेडरूम था, जिसकी बाईं दीवार के सहारे एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत डबल बेड था, जिस पर सफ़ेद रेशमी चादर बिछी हुई थी। साई ने देखा उस डबल बेड पर कोई आदमी चित्त सोया पड़ा था। सिल्क की एक चादर उसके पैरों से लेकर गर्दन तक फैली हुई थी। साई ने दरवाजे के पट पर रिवॉल्वर की नाल से 3-4 बार ठक ठक की, लेकिन शायद ठक ठक की आवाज़ पलंग पर सोए हुए उस व्यक्ति के कानों तक नहीं पहुंची। वो पहले शांत सोया पड़ा था। साया दबे पांव पलंग की ओर बढ़ने लगा और फिर जैसे ही उसकी नज़र पलंग पर सोए उस आदमी पर पड़ी, वो बुरी तरह से हड़बड़ा उठा। उसके सामने पलंग पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसकी फटी हुई आंखों और चेहरे पर पीड़ा, भय और आतंक की गहरी छाया थी। मरने वाले की उम्र 27 या 28 वर्ष, इससे अधिक नहीं थी। साई ने कुछ सोचकर उसके ऊपर पड़ी सिल्क की चादर हटा दी। लाश का सीना और पेट खून से भरा हुआ था। सीने और पेट के घावों से खून अभी तक उबल उबल कर बदन पर फैलता हुआ बिस्तरों में समाता चला जा रहा था। साया कुछ देर खड़ा खड़ा नौजवान की लाश को देखता रहा। फिर उसने लाश पर सिल्क की चादर उसी तरह डाल दी और लाश के सिर के नीचे लगे तकिए के नीचे हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। और कुछ देर के बाद उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसमें चाबियों का एक गुच्छा था। साई ने पलंग के सिरहाने वाली दीवार के सहारे खड़ी स्टील की अलमारी खोल डाली और पेंसिल टॉर्च की रोशनी से उस अलमारी में रखी चीज़ों को देखने लगा। अलमारी के एक खाने में कुछ फाइल्स रखी हुई थी। साई ने उनमें से एक फ़ाइल उठाई और टॉर्च की रोशनी में उस फाइल के जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा। उसने एक एक कर चारों फाइल उठाकर देखी। 2 फाइल अलमारी में यथास्थान रखने के बाद उसने बाकी दोनों फाइल मोड़कर अपनी बरसाती की जेब में डाल दी
और फिर अलमारी बंद करके चाबियों का गुच्छा लाश के सिरहाने रखा, तकिए के नीचे रख दिया। वो कुछ देर खड़ा खड़ा पलंग पर पड़ी लाश की ओर देखता रहा। फिर ना जाने क्या सोचकर उसने उस लाश को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और तेजी से बंगले के मेन गेट की ओर बढ़ चला। लाश से वो बहता हुआ खून साए की बरसाती से बह रहा था, बंगले की गलियारे के फर्श पर गिरता चला जा रहा था। लेकिन शायद साए को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि गलियारा उसके कदमों के निशान बनते चले जा रहे हैं। वो बड़े इत्मीनान से चलता हुआ बंगले के गेट से निकला और फुटपाथ पर घुटनों घुटनों भरे पानी को चीरता हुआ उस ओर चलने लगा जहाँ ढलान के ऊपर उसकी कार खड़ी हुई थी। उस साए को बंगले के मेन गेट से निकले 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि बंगले की पहली मंजिल की सीढ़ियों से एक साया उतरा और गलियारे में तेज़ी से चलता हुआ उसी बेडरूम की ओर बढ़ चला जिसमें अभी कुछ मिनट पहले पलंग पर एक नौजवान की लाश पड़ी हुई थी। बेडरूम में पहुंचकर उस साए ने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी बेडरूम पर डाली तो आश्चर्य से इतनी ज़ोर से उछला कि उसका पाँव फर्श पर पड़े खून पर फिसलते फिसलते बचा। उस साए की आंखें भय और आश्चर्य से फैल गई क्योंकि लाश गायब थी। लाश उठाकर कौन ले गया? मुझे यहाँ से गए हुए मुश्किल से 10-12 मिनट हुए होंगे। इसी बीच बंगले में कौन आया जो लाश उठा कर ले गया? साई ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, फिर दोनों हाथों में अपने गालों को पीटते हुए दांत पीस कर कहा, गधे के बच्चे, तूने जल्दबाजी में बना बनाया काम बिगाड़ दिया। गुस्से में आकर तूने किशोर को मार डाला। उसे मारना नहीं, केवल पीटना चाहिए था। मार के आगे तो भूत भागते हैं। मार न सह पाने पर वो पता ही देता कि उससे वो कागजात कहाँ छिपा कर रखे हैं। अब उन कागजों के मिलने की कोई उम्मीद नहीं। तेरा तो मुकद्दर ही खराब है साला। अब यहाँ ठहरे रहना खतरे से खाली नहीं है। भाग चल, नहीं तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा तू। साया बड़बड़ाते हुए जल्दी से बेडरूम के दरवाजे से निकला और गलियारे में दौड़ता हुआ ऊपर की मंजिल की ओर जाने लगा। इंस्पेक्टर तिवारी की जीप सिटी क्लिनिक के गेट से जब निकली थी, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लॉक टावर के घड़ियाल के घंटे की तरह गूंज रहा था। वो उस क्वेश्चन पर जितना सोचता था उतना ही उलझता जा रहा था। आज पुलिस की नौकरी करते हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। उसने ऐसे मिस्टीरियस अपराधों की बहुत सी गुत्थियाँ सुलझाई थी, अनेक भयंकर अपराधियों को ललकार कर टक्कर ली थी। उसमें दिलेरी थी, साहस था, शक्ति थी। लेकिन आज मेजर बलवंत की एक बात ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेजर बलवंत, उन्होंने कहा था कि पार्थ के परिवार का या मंदिर में काम करने वालों में से कोई आदमी मूर्ति चोरों के गिरोह से मिला है और पार्थ के ऊपर चलाई गई गोली ने मेजर बलवंत के इस अनुमान पर सच्चाई की मोहर लगा दी थी। ये बात आईने की तरह साफ हो गई थी। लेकिन ये डाउट मुझे क्यों नहीं हुआ? इंस्पेक्टर तिवारी के दिमाग में ये प्रश्न रह रहकर गूंज उठता था। क्या इतने साल की नौकरी करने के बाद भी मुझ में मनुष्य को पहचान पाने की योग्यता नहीं आ पाई? वो यही सब सोच रहा था कि अचानक से ब्रेकों की तेज़ चीख उनके कानों से टकराई और उसके साथ ही उसे इतना ज़ोरदार धक्का लगा कि उसका सिर जीप के विंड स्क्रीन से जा टकराया। क्या हुआ? उसने माथे को सहलाते हुए झल्लाकर ड्राइवर की ओर देखा। सर, ड्राइवर ने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। खून? इंस्पेक्टर तिवारी माथे का सर दर्द भूल गए और विंड स्क्रीन के पार सड़क पर पड़े उस खून को देखने लगा जो
सड़क के भीगे होने पर भी जीप की हेडलाइट की रोशनी से साफ साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर तिवारी जीप से कूद पड़ा। खून की ये बूंदें गीता कॉलोनी की 7वीं सड़क के बंगलों की ओर से आ रही थी और इस स्थान पर आकर समाप्त हो गई जहां खून की ढेर सारी बूंदें एक ही जगह पर पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर तिवारी ने सोच में डूबी हुई आवाज़ में कहा, या तो इस जगह से किसी घायल आदमी को उठाकर इन बंगलों में ले जाया गया है या फिर किसी घायल को किसी बंगले से वहाँ लाया गया है और फिर उस घायल को किसी कार या ट्रक में रख कर ले जाया गया है। ड्राइवर ने भी चौंकती हुई नज़रों से कहा, ऐसा ही लगता है सरकार। और खून की बूंदों के साथ साथ चलता हुआ पानी से भरी सड़क के बाएं फुटपाथ पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर तिवारी कुछ देर सोच में डूबा वहाँ खड़ा रहा और फिर तेज़ी से ड्राइवर के पीछे पीछे चल पड़ा। खून की बूंदें 32 नंबर बंगले के विशाल फाटक पर पहुंचकर ख़त्म हो गई। इंस्पेक्टर तिवारी ने कुछ सोचते हुए कहा, लगता है खून के ये छींटे इसी बंगले के अंदर से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर खून के छींटे बड़े बड़े हैं और सड़क की ओर जाकर छोटे छोटे होते चले गए हैं और लोहे के ऊंचे और भारी फाटक को मोटी सलाखों को पकड़कर अंदर की ओर धक्का दिया है। फाटक अंदर से बंद था। अरे भाई, कोई फाटक खोलो। तिवारी की रौबदार ऊंची आवाज़ आसपास के बंगलों की भीगी दीवारों से टकराकर गूंज उठी। फाटक के पास ही बने कैबिन में सोए हुए दोनों संतरी उस आवाज़ को सुनते ही हड़बड़ाकर जाग उठे और अपनी अपनी राइफलें संभालते हुए झपट कर बाहर आ गए। कौन कौन कौन? एक संतरी ने फाटक की ओर बढ़ते हुए कड़क कर पूछा, लेकिन दूसरे ही पल फाटक के उस पार खड़े पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को देखते ही वो बौखला उठा। जल्दी से दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए बोला, हुकुम सरकार। जल्दी से फाटक खोलो। इंस्पेक्टर तिवारी ने रौब झाड़ते हुए कहा। संतरी ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और जल्दी से ताला खोलकर फाटक के दोनों पट खोल दिए। इंस्पेक्टर तिवारी ने फाटक के बंगले के पोर्च की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ी खून की बूंदों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये खून के छींटे कैसे हैं? दोनों ही संतरियों के मुंह से एक साथ निकला और फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। खून की ये बूंदे, हे भगवान! दोनों संतरी कांपते हुए बंगले की ओर देखने लगे। इंस्पेक्टर तिवारी ने रौब झाड़ते हुए कहा, चलो बंगले में चलो, लगता है बंगले में किसी की हत्या हो गई है। और तेज़ तेज़ कदमों से बंगले की इमारत की ओर बढ़ गया। ड्राइवर, कांस्टेबल और दोनों संतरी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बूंदाबांदी कभी थी कभी बंद हो चुकी थी। वो लोग खून की बूंदों के सहारे सहारे चलते हुए एक बेडरूम में पहुंच गए। ये बेडरूम तो छोटे मालिक का है, एक संतरी ने जल्दी से बोला। इंस्पेक्टर ने खून से भरे खाली बिस्तर को देखने के बाद बेडरूम पर नज़र डालते हुए कहा, लगता है किसी ने तुम्हारे छोटे मालिक की हत्या की और फिर उसकी लाश भी उठा कर ले गया। छोटे मालिक का खून? हे भगवान, अब क्या होगा? बड़े मालिक विदेश से लौटकर सुनेंगे कि उनके इकलौते बेटे किशोर की किसी ने हत्या कर दी तो क्या होगा?